हेलो स्टूडेंट्स, आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैं कल एक वीडियो बनाने जा रहा था, क्योंकि एक एग्जाम में, रेलवे के एक एग्जाम में पूछा गया है कि आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ है। तो हो सकता है कि आरडीएसओ के बारे में और भी कुछ जानकारी क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ जाए, या फिर आप अगर रेलवे के जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपको आरडीएसओ के बारे में पूरी जानकारी होनी भी चाहिए। आरडीएसओ क्या करता है, आरडीएसओ की जिम्मेवारियां क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इन सभी बातों को समझेंगे आप तो एक एक लाभ आपको ये भी होगा कि आप ये जान पाएंगे कि आरडीएसओ किस तरह के लोगों का चयन करता है, लोको पायलट के लिए और स्टेशन मास्टर के लिए, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। मैं ये वीडियो बनाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी मेरे ट्विटर पर एक मैसेज आया, और वो मैसेज था एक ट्रेन हादसे का जो तमिलनाडु में हुई थी। ए पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम मैसूर टू दरभंगा कोलाइडेड विथ ए गुड्स ट्रेन स्टैंडिंग एट कवारापेट्टी रेलवे स्टेशन। तमिलनाडु में एक मालगाड़ी गुड्स ट्रेन जो खड़ी थी उससे आकर टकरा गई पीछे से पैसेंजर ट्रेन जो मैसूर से दरभंगा जा रही थी। ट्रेन में आग लग गई, 19-20 यात्री घायल भी हुए और दोनों लोको पायलट घायल हो गए, और एक की स्थिति थोड़ी सीरियस है, गंभीर है। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए और फिर से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करें। लेकिन लोको पायलट के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है ये समझने के लिए, और कितनी जल्दी उनको डिसीजन लेना होता है, किस तरह से काम करना होता है, कितने तनावपूर्ण क्षणों में अपने दिमाग को नियंत्रित रखना होता है, इन सभी बातों की जानकारी हम आरडीएसओ के मदद से लेंगे। आरडीएसओ के रिसर्च से कैसे ये सारी बातें सामने होती हैं और क्लियर होती हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले तमिलनाडु की ही एक दूसरी घटना को भी हम लोग ले लेते हैं, और वो दूसरी घटना प्लेन हादसे से जुड़ी हुई है, जो हादसा होते होते रह गया। और ये भी कल ही की बात है, जब एक एयर इंडिया की एक फ्लाइट तिरुचिरापल्ली से शारजाह जाने के लिए टेक ऑफ की, और उसके बाद उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई लैंडिंग गियर में, और पायलट ने डिसीजन लिया कि प्लेन को वापस लैंड कराया जाए, क्योंकि कुछ गड़बड़ी थी गियर में, तकनीकी गड़बड़ी थी। तो पायलट ने डिसाइड किया कि प्लेन के वजन को पहले कम किया जाए। इसके लिए उसने 2.5 घंटे वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाया। जब फ्यूल कम हो गया, ईंधन कम हो गया, वजन प्लेन का घट गया, तब उसने लैंडिंग कराई और सेफ लैंडिंग कराई, और एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन कुछ पायलट ऐसे भी होते हैं जिनको ये डिसीजन लेने के लिए वक्त नहीं मिलता है, और या फिर मानवीय भूल के चलते, ह्यूमन एरर के चलते भी बहुत सारे हादसे होते हैं। मानवीय भूल की वजह से भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आपको एक घटना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि किस तरह की छोटी सी मानवीय भूल 72 लोगों के मौत का कारण बना। और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, ये घटना है 15 जनवरी 2023 की। 15 जनवरी 2023 को नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रही येती एयरलाइंस की फ्लाइट 691 लैंडिंग से 16 सेकंड पहले हादसे का शिकार हो गई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा वो, और बहुत सारे लोग, मासूम लोग, मौत की गोद में समा गए। 68 पैसेंजर थे, 5 भारतीय भी थे उसमें, और 4 क्रू मेंबर थे। उन 4 क्रू मेंबर में 2 पायलट, एक महिला को पायलट थी, और एज ए को पायलट ये उनकी आखिरी उड़ान थी। और 16 सेकंड के बाद जैसे ही सेफ लैंडिंग हो जाती तो कैप्टन के लिए प्रमोट हो जाती। लेकिन उन्हीं की एक छोटी सी गलती, और वो गलती क्या थी? वो गलती थी, अभी जो स्क्रीन पर आपके सामने 4 लीवर दिखाई दे रहे हैं, इन 4 लीवर में से एक लीवर है जो प्लेन के स्पीड को कम करता है, एक लीवर है जो प्लेन के ईंधन को नियंत्रित करता है, बंद करता है या चालू करता है। को पायलट की थोड़ी सी
अलर्टनेस में कमी कहा जाएगा, लैक ऑफ अलर्टनेस, लैक ऑफ मोमेंट्री अलर्टनेस। थोड़ी सी गलती हो गई, फ्लाइट के स्पीड को कम करने वाले लीवर को पुल करने के बजाय उसने उस लीवर को पुल कर दिया जो फ्लाइट को ईंधन सप्लाई करता था, फ्यूल सप्लाई करता था। अचानक से ईंधन की सप्लाई बंद हो गई, फ्लाइट को, प्लेन को ऊर्जा मिलनी बंद हो गई, थ्रस्ट मिलना बंद हो गया और 15-16 सेकंड के अंदर अंदर 72 जिंदगी, मासूम जिंदगी मौत के गोद में समा गया। ये लैक ऑफ अलर्टनेस लोको पायलट के साथ भी हो सकता है और इस पर एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है आरडीएसओ ने और उस रिसर्च पेपर का हम थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के सामने करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक्यूरेसी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है लोको पायलट के जॉब के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए आरडीएसओ ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो अपना मार्किंग कैसे करेगा, आपको स्कोर बता दिया जाएगा, लेकिन किस हिसाब से स्कोर आपको मिला है, आपका ओएमआर शीट भी दिखाया जा सकता है, लेकिन आपकी मार्किंग कैसे हुई है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, ये कभी नहीं बताया जाएगा। और ये हाई कोर्ट के ऑर्डर से ऐसा है क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में नहीं आता है, ये एक प्रक्रिया है और इसलिए आप इसे आरटीआई के अंतर्गत इसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो शुद्धता और गति, स्पीड और एक्यूरेसी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अब तक आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आरडीएसओ की स्थापना कब हुई, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, और आरडीएसओ ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं अच्छे लोको पायलट या स्टेशन मास्टर के चयन के लिए, कौन कौन से स्टैंडर्ड बनाए, फिर उनको चेंज किए, अभी फिलहाल किस प्रक्रिया का पालन कर रहा है आरडीएसओ, इन सब के बारे में समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में ट्रेनों का परिचालन अंग्रेजों ने शुरू किया था और पहली बार 1902 में इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने की थी, आईआरसीए के नाम से जिसे जाना जाता था। और इसका पर्पस था कि जो अलग अलग रेलवे के सिस्टम काम कर रहे हैं इंडिया में, उन सब के बीच में तालमेल बैठाया जाए। उसके बाद फिर उन्होंने 1930 में 1930 में एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जिसे सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस के नाम से जाना जाता है, सीएसओ। सीएसओ का एक मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर सीएसओ का मतलब हुआ सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑफिस, और ये प्रिपेयर करता था, तैयार करता था डिजाइन्स, स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन। तीन काम करने थे इसको, डिजाइन्स, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद 1952 में आज़ादी के बाद पहली बार रेलवे टेस्टिंग और रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, आरटीआरसी, और इसका ऑफिस था लखनऊ में। फिर 1957 में 1957 में सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑफिस सीएसओ और रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर आरटीआरसी को मिलाकर एक यूनिट बनाया गया जिसे नाम दिया गया रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, आरडीएसओ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत काम करता है जिसका हेडक्वार्टर है मानक नगर लखनऊ में। इस प्रकार अस्तित्व में आया आरडीएसओ और दो पुराने संगठन इसमें मर्ज किए गए, सीएसओ और आरटीआरसी। अब समय समय पर आरडीएसओ ने क्या क्या कदम उठाए, इन सबको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पत्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। साइको टेक्निकल डायरेक्टरेट, जो स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, मेट्रो रेलवे, टीएफसीसीआईएल वगैरह के लिए साइको टेस्ट पेपर तैयार करती है, वो टेस्ट पेपर तैयार करने वाला डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट का नाम है साइको टेक्निकल डायरेक्टरेट। आइए अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि साइको टेक्निकल डायरेक्टरेट ये क्या है, इसकी स्थापना कैसे और क्यों की गई, और ये क्या क्या काम करता है, और ये आप लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है। 1962 में 1962 में एक कमेटी बनी थी, रेलवे एक्सीडेंट कमेटी, कुंजरू कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। एच.एन. कुंजरू इसके अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ था और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर
1964 में साइको टेक्नोलॉजी रेलवे बोर्ड के ऑफिस में एक यूनिट के रूप में स्थापना की गई। साइको टेक्नोलॉजी 1970 को 1970 में इस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया आरडीएसओ को। फुल फ्लेज डायरेक्टरेट का इसे स्टेटस दिया गया और ये 1990 से लेकर अभी तक डायरेक्टरेट के रूप में आरडीएसओ के अंतर्गत ये काम करता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट जो लिया जाता है, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, पहले साइको बोला जाता था, बाद में उसे एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाने लगा। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं है, इज नॉट ओनली ए टेस्ट बट ऑल्सो एक कंटिन्यूअस रिसर्च। ये लगातार रिसर्च होते रहता है क्योंकि ट्रेन हादसे तो होते ही रहते हैं, तो कब किस वजह से ट्रेन हादसा हुआ और दोबारा वो रीजन नहीं हो, ट्रेन हादसे का कारण नहीं बने, इसके लिए कंटिन्यूअस रिसर्च होते रहता है। कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, साइकोलॉजिकल टूल्स फॉर्म्ड एज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट भी बनाया जाता है किसके लिए? फॉर सेफ्टी कैटेगरी रेलवे स्टाफ। सारे रेलवे स्टाफ के लिए नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट, सिर्फ उन्हीं रेलवे स्टाफ के लिए है जो सेफ्टी कैटेगरी के जॉब से जुड़े हुए हैं, जैसे स्टेशन मास्टर या लोको पायलट, मोटरमैन, हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन, जो ट्रेन ऑपरेशन से सीधे जुड़े हुए हैं। स्टेशन मास्टर को भी ट्रेन ऑपरेशन से सीधा जुड़ा हुआ जॉब रहता है स्टेशन मास्टर का भी, और लोको पायलट तो ट्रेन चलाते ही हैं। द फोकस इज ऑल्सो ऑन जॉब एनालिसिस। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ आपको एप्टीट्यूड टेस्ट ही नहीं बनाता है, आपकी जॉब का एनालिसिस भी करता है, आपके लिए मोटिवेशन का काम करता है। मतलब आप लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए, आपके स्ट्रेस तनाव को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर बहुत अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है आरडीएसओ ने। और आपको भी अगर वक्त मिले, समय मिले तो आप उसे पढ़िए, इससे बहुत फायदे हैं। मैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको दिखा भी दूंगा, कभी कभी समय मिला तो उस पेपर से कुछ कुछ टॉपिक में डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि वो आपको साइको की तैयारी के दौरान भी उन चीजों को आपको जानना चाहिए। सेफ्टी सुपरविजन, काउंसिलिंग, आपको अगर कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, तो उसके लिए काउंसलिंग का भी व्यवस्था किया जाता है। एंड अप्राइजल ऑफ टूल्स एंड वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस में सुधार किया जाए, आप जिस टूल्स से काम लेते हैं उसमें कैसे उसके और बेहतर किया जाए, इन सब के लिए लगातार रिसर्च करते रहता है ये साइको डायरेक्टरेट जो आरडीएसओ के अंदर काम करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, क्या किस पर्पज से ये आपका टेस्ट लिया जाता है? इनहेंसिंग रेलवे सेफ्टी, रेलवे की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। मैक्सिमाइज फंक्शनल एफिशिएंसी, आपके कार्य क्षमता को अधिकतम उच्च स्तर पर ले जाने के लिए। थ्रू मैचिंग ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, तो जिस तरह का जॉब, जिस तरह का कार्य करना है उसके साथ आपकी एफिशिएंसी मैच करे, उसके लिए काम करता है वो। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए काम करता है। जॉब सेटिस्फेक्शन, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, आपको काम करने के बाद अच्छा लगे, आपको ऐसा फील हो कि आपने कुछ बेहतर किया है देश के लिए, लोगों की भलाई के लिए। एंड मोटिवेटेड, और हम एंड मोटिवेशन, और हमेशा आप मोटिवेटेड रहें, प्रेरित रहें, आपके प्रेरणा में कोई कमी नहीं हो। प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स तीसरा ऑब्जेक्टिव है, और इन सब का उद्देश्य ही है एक्सीडेंट को रोकना, हादसों को रोकना। ड्यू टू ह्यूमन फेल्यूर, अब जो मैंने प्लेन दुर्घटना की बात बोली थी, ह्यूमन फेल्यूर था, गलती से थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका और किस लीवर को पुल करना था उसकी जगह पर उसने दूसरे लीवर को पुल कर दिया और इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 72 लोगों की जान चली गई। तो ये ह्यूमन एरर या ये अलर्टनेस में कमी नहीं आपके आए, इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है ये डिपार्टमेंट, और आपके साथ कोऑर्डिनेट करके काम भी करता है। आपके आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारा काम और रिसर्च ये लोग लगातार करते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने समय समय पर जो पत्र इशू किए हैं, विचार विमर्श, एक्सपर्ट के साथ विचार विमर्श के बाद उसकी ये कॉपी है। 1979 में ये डिसाइड किया गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिलेक्शन प्रमोशन ऑफ सेफ्टी कैटेगरी ऑफ स्टाफ, किसको किसको प्रमोशन के लिए साइको टेस्ट देना होगा। उसके बाद समय समय पर कॉपी लेटर निकलते रहे हैं। 1997 के लेटर और 2005 के लेटर की कॉपी है। 2005 का लेटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। इन सभी लेटर को अगर एक टेबल में रखा जाए तो देखिए 1972 में जो अभी एप्टीट्यूड टेस्ट होता था या साइको होता था,
वो क्वालिफाइंग नेचर का था, मतलब उसका मेरिट में आपका उसका मार्क्स नहीं जुड़ता था मेरिट में। आप क्वालिफाई किए और सारे सेक्शन को मिला के क्वालिफाई करना था, सेक्शनल कट ऑफ नहीं था। आजकल जैसे होता है कि 5 अगर टेस्ट है तो पांचों में क्वालिफाई करना है, ऐसा उस समय नहीं था। नो मल्टीपल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ नहीं था और कोई वेटेज नहीं था, सिर्फ क्वालिफाई करना था आपको। लेकिन 1991 और 92 में क्वालिफाइंग नेचर का तो रहा और वेटेज नहीं था इसका कुछ, मतलब मेरिट लिस्ट बनाने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन मल्टीपल कट ऑफ ऐड किया गया, मतलब हर सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी था। देखिए 72 में डिसाइड लिया किया गया कि मल्टीपल कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन फिर बहुत सारे रिसर्च के बाद ये डिसाइड किया गया कि नहीं, हर एट्रीब्यूट में, हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि हर सेक्शन का उतना ही इंपॉर्टेंस है, उतना ही महत्व है सेफ्टी के मामले में। अगस्त 2003 में रेलवे के कुछ अधिकारियों के और लोगों से बातचीत करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि नॉन क्वालिफाइंग नेचर का होगा और कोई मल्टीपल कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन 20% वेटेज दिया जाएगा डिपार्टमेंटल सिलेक्शन में। 20% मतलब जितना भी आपका स्कोर आएगा उसका 20% ऐड होगा मेरिट को बनाने में। क्वालिफाइंग मतलब मिनिमम कुछ भी मार्क्स है उसका 20% ऐड कर दिया जाएगा और सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। लेकिन अगस्त में डिसाइड हुआ था 2003 में, 2003 में ही दिसंबर को लास्ट आते आते ये तय किया गया कि नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है। और उसके बाद फिर 2005 से स्टार्ट किया गया क्वालिफाइंग, मल्टीपल कट ऑफ और फिर मेरिट में इसका कंट्रीब्यूशन सब ऐड करके रखा गया। अब भी जो आप टेस्ट देंगे या एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहा है उसके लिए सारा क्राइटेरिया डिसाइड हुआ था 2019 में। और वो 19 में उस लेटर को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये लेटर है आपके सामने। पॉइंट 1 के अनुसार present system of aptitude testing with multiple cutoff and its qualifying nature should continue for direct recruitment। सीधी बहाली के लिए अगर आप सीधे लोको पायलट के लिए जाते हैं तो मल्टीपल कटअप भी रहेगा और क्वालिफाई भी करना है आपको, सारे को क्वालिफाई, सेक्शनल क्वालिफाई भी करना है, कटअप रहेगा और सारे टेस्ट को भी क्वालिफाई करना है। और उसके साथ ही साथ थ्रू आरआरबीज विथ वेटेज ऑफ 30% ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, और आप जो भी स्कोर आपका होगा उसका 30% ऐड होगा मेरिट लिस्ट बनाने में। बीइंग डन प्रेजेंटली, जो अभी चल रहा है यही कंटिन्यू रहेगा। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है फॉर डिपार्टमेंटल सिलेक्शंस एंड प्रमोशंस एट एंट्री स्टेज ऑफ सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ इंक्लूडिंग एएलपीज, एप्टीट्यूड टेस्ट शुड बी क्वालिफाइंग इन नेचर विथ सुटेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल कट ऑफ। मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे जीडीसी या एलडीसी, उनको भी मल्टीपल कट ऑफ को क्लियर करना होगा विथ वेटेज ऑफ 20%, और एप्टीट्यूड टेस्ट का 20% ही उनमें ऐड होगा। एज बीइंग डन प्रेजेंटली, जैसा भी शुरू में अभी जो चल रहा है वही होगा कंटिन्यू। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज क्या है जीडीसी और एलडीसी के लिए, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स में बी अलाउड टू इन सर्विस एम्प्लॉइज आफ्टर ए गैप ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स। 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं जीडीसी जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है रेलवे के, वो 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं जो सेफ्टी कैटेगरी जॉब के लिए प्रमोशन पाना चाहते हैं। स्ट्रिक्टली लागू करना है, ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और अभी वर्तमान में यही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ से मेरा ख्याल है कि अब तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 पास करते हैं तो उसमें आपका रिजर्वेशन है, कटअप अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कटअप हो सकता है, लेकिन साइको क्वालिफाई करने के लिए और सेक्शनल कटअप, मल्टीपल कटअप क्लियर करने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। सबके लिए एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। इससे ये पता चलता है कि सेफ्टी कैटेगरी जॉब कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, और सेफ्टी से किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। थैंक यू वेरी मच।